आज का जो आर्टिकल है वो द हिंदू से है और 7 शेड्यूल से है। आप लोगों को मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि 7 शेड्यूल आप लोगों को इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया गया है और 7 शेड्यूल इस बात की गारंटी देता है कि जो सब्जेक्ट्स है ना, दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये 7 शेड्यूल का कहानी है। तो अब ये कंफ्यूज मत करना, डिवीजन ऑफ पावर अलग चीज है जिसमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, वो वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं। 7 शेड्यूल में सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसी को 7 शेड्यूल कहते हैं। वो वाला अलग चीज है जो डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। अब ये स्टेट न्यूज ये है कि सब्जेक्ट्स जो है ना उसको रिकैटेगराइज करने की बात की जा रही है। रिकैटेगराइज क्यों किया जाएगा ये आगे मैं बताऊंगा, रिकैटेगराइजेशन की क्यों जरूरत है। तो इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। अब थोड़ा बेसिक जान लीजिए। बेसिक हमें तो लगता नहीं है बताने की जरूरत है, बट फिर भी जान लीजिए, आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी कि यूनियन लिस्ट में जो सब जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। जो स्टेट लिस्ट में होते हैं उस पे स्टेट बनाता है। जो कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं उस पे दोनों के पास ऑटोनॉमी होती है बनाने की। इसके साथ साथ एक और होता है, एक और पावर होता है जिसको रेसिड्यूवी पावर कहते हैं। रेसिड्यूवी पावर है, रेसिड्यूवी पावर। वो क्या होता है, जैसे आपको बताया ना कि कुछ सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है, कुछ सब्जेक्ट आपके स्टेट लिस्ट में है, कुछ आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो इन तीनों में नहीं है। जैसे क्रिप्टो करेंसी अभी आया है कुछ दिन पहले, तो क्रिप्टो करेंसी तीनों में से किसी में नहीं है। यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। इस पे कौन बनाएगा रूल, किसके पास अधिकार? तो जाहिर सी बात है कि इसका राइट सेंटर के पास है। जब आपके संविधान को जो बना रहे थे, जो संविधान निर्माता थे, उनको बहुत डर था कि ऐसा ना हो कि देश हमारा टूट जाए, बनने के बाद टूट जाए, बनने के बाद बिखर जाए। चैलेंजेस इतने ज्यादा थे। तो उन्होंने एक विजन का एक क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस दिखाया, दूरदर्शी एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, दूरदर्शिता जिसको फार साइटेडनेस कहते हैं, उसको दिखाते हुए उन्होंने जब संविधान को लिखा तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन दे दिए कि सेंटर के पास ज्यादा पावर रहेगा और स्टेट के पास कम रहेगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि स्टेट अलग ना हो जाए सेंटर से, हमारा देश टूट ना जाए। इसलिए उन्होंने सेंटर को थोड़ा ज्यादा पावर दे दी, लेकिन बहुत ज्यादा पावर नहीं दिया, क्योंकि उनको ये भी था कि सेंटर ही तानाशाह ना बन जाए, ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड ना अपनाने लगे। इसीलिए कुछ शक्तियां राज्य सरकार में भी निहित होनी चाहिए और इसलिए स्टेट में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए जिसमें स्टेट ही रूल बना सकता है। अब दिक्कत यह है कि ये जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स पहले थे, अभी 100 हो गए। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यूनियन लिस्ट में पहले 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी 100 हो गए हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव में, स्टेट लेजिस्लेचर में या स्टेट में पहले 61, पहले 66 थे, अभी 61 हो गए। मतलब यूनियन लिस्ट में बढ़ रहा है, 97 से 100 हो गया और यहाँ पे पहले 66 था, अब 61 हो गया। यही आर्टिकल का मूल है कि आप सेंटर की शक्तियां और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो और इस बेचारे के पास जो सब्जेक्ट है उसको आप निकाल के और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल रहे हो, और नहीं तो अपने पास रख रहे हो। कॉन्करेंट लिस्ट में भी क्या ही होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में मान लो, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब यही होता है कि एक ही सब्जेक्ट पे दोनों लोग रूल बना सकते हैं, और यदि दोनों ही बना दिए गलती से एक ही सब्जेक्ट पे, तो जो सेंटर बनाएगा उसी को माना जाएगा, स्टेट वाले को नहीं माना जाएगा। तो अब राइटर ये कहते हैं कि अभी ये 66 से 61 कब किया गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इमरजेंसी जब आया था तो उसमें कुछ सब्जेक्ट को इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, जिसमें इन्होंने एजुकेशन लिखा है, जिसमें इन्होंने फॉरेस्ट लिखा है, जिसमें इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ लिखा है, वेट एंड मेजर्स लिखा है। इन सबको इन्होंने स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसीलिए ये स्टेट का जो पावर था या सब्जेक्ट था वो काफी कम हो गया, 66 से 61 हो गया है। और 97 से 100 कैसे हो गया यूनियन लिस्ट का? इसमें भी ये कहते हैं कि जो, जैसे अभी मान लीजिए मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी बोला है, किसी में नहीं है, अब क्या करेगा सेंटर? इसको अपने पास रख लेगा।
दोबारा जब रिवाइज करेगा, रिकैटेगराइज करेगा, तो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, इसको अपने पास से यूनियन लिस्ट में डाल देंगे। तो इसी तरीके से 97 से 100 कर दिया इन्होंने। अब राइटर ये बताते हैं कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में रेसिड्यूवी पावर प्रोविंसेस के पास होता है। तो ये बड़ी बात है, मतलब वहां पे सेंटर के पास नहीं होता है, स्टेट के पास होता है। तो रिकैटेगराइजेशन की आवश्यकता क्यों है, रिकैटेगराइज करने की जरूरत क्यों है, इस पर राइटर पहला एग्जांपल देते हैं कि देखो ये जो लिस्ट लिया गया है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अब वो कितना पुराना हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अभी आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हो, 21st सेंचुरी में जी रहे हो, तो बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। तो अब उसको फिर से चेंज करने की, रिवाइज करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरा, अभी सेंट्रलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, आजकल का न्यूज देखते होंगे, तो सेंटर के पास कितना पावर आ गया। स्टेट के पास जीएसटी वाला सबसे क्लासिकल एग्जांपल है कि थोड़ी बहुत उनकी अथॉरिटी थी, वो भी छीन लिया आपने जीएसटी के तहत, उसमें नया अमेंडमेंट करके। तो अभी सेंट्रलाइजेशन बढ़ते जा रहा है और लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की भी हम बात करते हैं कि यदि सच में इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा लोकल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। तो यदि डिसेंट्रलाइजेशन अभी आज की जरूरत है तो हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, और यदि सेंट्रलाइजेशन हो गया है तो उसको रिकैटेगराइज करने की जरूरत है, दूसरा रीजन है। तीसरा कि अभी जो सिटीजन है वो किसी भी सर्विस का बहुत इमीडिएट डिलीवरी चाहते हैं, जल्दी से डिलीवरी हो जाए। तो अब स्टेट को पावर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है स्टेट कुछ ऐसा करेगा कि उसकी डिलीवरी जल्दी हो जाए, मतलब किसी भी सर्विस की। तो इसीलिए स्टेट को पावर देना जरूरी है। उसके बाद सेंटर स्टेट में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है पावर को लेके, तो अब इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भी रिकैटेगराइजेशन की जरूरत है। स्टेट को ऑटोनॉमी देने के लिए भी जरूरत है, स्टेट को ऑटोनॉमी देनी जरूरी है, इवन लोकल गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी देनी जरूरी है, स्टेट की तो बात छोड़ दीजिए। तो अब ऑटोनॉमी यदि इसकी छीनी जा रही है इन तीनों लिस्ट से, तो फिर से उसको रिकैटेगराइज करने की जरूरत है। अब इन्होंने वे फॉरवर्ड बताया कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इसमें पहला बोला है कि रेसिड्यूवी पावर क्यों नहीं आप स्टेट को दे देते हैं, इससे स्टेट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि उसकी भी तवज्जो की जा रही है। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई कानून यदि बनाता है पार्लियामेंट तो कम से कम स्टेट गवर्नमेंट से सहमति जरूर ले ले। इससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि उसको भी नोटिस किया जा रहा है, उसको भी एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसके कंसेंट को भी एड्रेस किया जा रहा है। इसके बाद एक हाई पावर कमीशन बनाया जाए, और हाई पावर कमीशन ये बताएगा कि जो पावर है उसको किस तरीके से रिकैटेगराइज किया जाए या रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।